हेलो बच्चों, मैं सारिका। स्वागत है आपका मेरी क्लास में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आवर्त बिजी पादपों में भ्रूण का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन एंजियोस्पर्म। तो पिछली क्लासेस में हमने देखा था किस तरह से द्विनिषेचन हुआ, त्रिक संलयन हुआ, भ्रूण कोश बना और वो कितने प्रकार का था, उसके फंक्शन क्या थे। अब आज हम पढ़ेंगे आवर्त बीजी पादपों में भ्रूण परिवर्धन या डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। इसे एम्ब्रियोजेनेसिस या एम्ब्रियोजेनी भी कहते हैं। तो संयुग्मन प्रक्रिया थी, उसमें एम्ब्रियो सैक था। एम्ब्रियो सैक में अंड कोशिका एग सेल थी। ये एग सेल प्लस एक नर युग्म यानी कि मेल गैमेट जो था वो मिलकर क्या बनाते हैं, युग्मनज। युग्मनज बनाते हैं। ठीक। तो संयुग्मन प्रक्रिया या सिनगेमी में द्विनिषेचन देखा था, द्विनिषेचन हुआ था, त्रिक संलयन हुआ था, उसी में ही सिनगेमी प्रक्रिया थी, संयुग्मन। अंड कोशिका व नर युग्मक मिलकर युग्मनज या जाइगोट का निर्माण करते हैं और जाइगोट में विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप एम्ब्रियो या भ्रूण बनता है। तो युग्मनज में विभाजन के फलस्वरूप भ्रूण निर्माण की प्रक्रिया को भ्रूण परिवर्धन या एम्ब्रियोजेनेसिस या एम्ब्रियोजेनी कहते हैं। तो भ्रूण परिवर्तन का सबसे पहले अध्ययन सर्वप्रथम अध्ययन किया था हेंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने 1940 में क्रूसीफेरी कुल के पादप कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस में किया था। ठीक है। तो जाइगोट कैसे बना? अंड कोशिका और एक नर युग्मक मिला और जाइगोट बन गया युग्मनज। युग्मनज में विभाजन हुआ, इसके फलस्वरूप भ्रूण का निर्माण हुआ। इस प्रक्रिया को कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस या भ्रूण परिवर्धन। और भ्रूण परिवर्धन का सबसे पहले अध्ययन किया था हेंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने 1940 में। और क्रूसीफेरी कुल या क्रूसीफेरी फैमिली का प्लांट है कैप्सुला वर्सा पेस्टोरिस। तो आज इसी में ही हम भ्रूण परिवर्धन का अध्ययन करेंगे। तो द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूण का विकास कैसे होता है देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो युग्मनज बना है ना, ये आकार में बड़ा हो जाएगा और ये अपने चारों ओर सेल्यूलोज की बनी भित्ति का निर्माण कर लेगा। तो युग्मनज आकार में बढ़कर अपने चारों ओर सेल्यूलोज की बनी भित्ति का निर्माण कर लेता है और इसके पश्चात ही इसमें डिवीजन स्टार्ट होते हैं, विभाजन स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले सेल्यूलोज की बनी भित्ति बन गई और आकार में बड़ा हो गया और अब होंगे इसमें डिवीजन स्टार्ट। तो सबसे पहला डिवीजन होता है अनुप्रस्थ विभाजन या ट्रांसवर्स डिवीजन। ट्रांसवर्स डिवीजन में दो सेल बन जाती है, ये ट्रांसफर डिवीजन हुआ। और ट्रांसफर डिवीजन में दो सेल्स बन जाती है। सब छोटी शीर्षस्थ कोशिका जो आकार में छोटी होती है और बड़ी आधारीय कोशिका ये आकार में बड़ी होती है। तो बड़ी आधारीय कोशिका बन जाती है, छोटी शीर्षस्थ कोशिका। जो आधारीय कोशिका होती है वो बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल की ओर स्थित होती है और शीर्षस्थ कोशिका होती है वो निभाग या चलाजा की ओर स्थित होती है। शीर्षस्थ कोशिका को कहते हैं भ्रूणीय कोशिका और आधारीय कोशिका को कहते हैं निलंबक कोशिका। यानी जो एपिकल सेल है, जो शीर्षस्थ कोशिका है, उसे बोलते हैं भ्रूणीय कोशिका या एम्ब्रियोनिक सेल, या और आधारीय कोशिका को कहते हैं निलंबक कोशिका या सस्पेंसर सेल। जो भ्रूणीय कोशिका है वो भ्रूण निर्माण के लिए उत्तरदायी होती है और ये भ्रूण निर्माण के लिए उत्तरदायी होती है, इससे बनता है भ्रूण। और निलंबक कोशिका जो है वो सस्पेंसर या निलंबक बनाती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों। अब क्या हुआ कि दो सेल बन गई। अब इस दो सेल के एम्ब्रियो में प्राग भ्रूण की शीर्षस्थ कोशिका जो है, ये एपिकल सेल है ये वाली, इसमें एक लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन या उदग्र विभाजन या अनुदैर्ध्य विभाजन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप ये दो सेल बन जाती है और ये भ्रूण जो है वो तीन कोशिकीय टी आकार का भ्रूण बन जाता है। ठीक है। अब क्या होगा, आधारीय कोशिका में एक अनुप्रस्थ विभाजन हो जाता है। ये एपिकल सेल थी शीर्षस्थ कोशिका, इसमें लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन या अनुदैर्ध्य विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप ये दो सेल बन जाती है। और ये बेसल सेल थी ना बड़ी,
इस सेल में एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप 2 सेल्स और बन जाती है और 4 सेल। अब क्या होगा, शीर्षस्थ कोशिका में 2 कोशिका बन चुकी है और अब होगा ये जो आधारी कोशिका है इसमें अनेक अनुप्रस्थ विभाजन होंगे। ठीक है, खूब सारे इसमें अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं जिसके फलस्वरूप 7 से 10 कोशिकीय लंबा निलंबक बन जाता है। ये विभाजन हो रहे हैं इसमें अनुप्रस्थ, ये अनुप्रस्थ विभाजन है जिसके फलस्वरूप ये क्या हुआ, 7 से 10 कोशिकीय लंबा निलंबक या सस्पेंसर बन जाता है। और निलंबक की ये जो सबसे नीचे वाली कोशिका है ना, ये फूल जाती है और वेजाइकल या पुटिका कोशिका बना लेती है। अब देखिए निलंबक क्यों बना, भ्रूण ही बन जाता। निलंबक का कार्य क्या है, निलंबक किस लिए बना, तो निलंबक या सस्पेंसर जो है उसका मेन फंक्शन है, मेन कार्य है उसका परिवर्तनशील भ्रूण को गहराई में धकेलना, यानी कि जहां भ्रूण पोष है वहां इस परिवर्तनशील भ्रूण को गहराई में धकेल दिया जाता है जिससे उससे आसानी से भोजन उपलब्ध हो सके। निलंबक की भ्रूणीय सिरे की तरफ की कोशिका अधस्फीतिका या हाइपोफाइसिस कहलाती है। ये देखिए ये निलंबक है ना, इसकी ये भ्रूणीय सिरे की तरफ की कोशिका अधस्फीतिका या हाइपोफाइसिस कहलाती है और ये विभाजित होकर मूलांकुर शिकाग्र या फिर रेडिकल का जो टिप है, रेडिकल एपेक्स है, उसका निर्माण करती है। तो हमने क्या देखा कि ये बेसल सेल जो है आधारी कोशिका, उसमें खूब सारे अनेक अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं जिसके फलस्वरूप क्या बन जाता है, 7 से 10 कोशिकीय लंबा निलंबक बन जाता है। और निलंबक की सबसे नीचे वाली सेल जो है, ये सेल ये फूल कर आकार में बड़ी हो जाती है, इसे बोलते हैं पुटिका कोशिका या वेजाइकुलर सेल। निलंबक बना क्यों, क्या काम है इसका, मेन काम है परिवर्तनशील भ्रूण यानी कि बढ़ता हुआ भ्रूण या वो भ्रूण जिसमें विभाजन चल रहे हैं उसको गहराई में धकेलना ताकि उसे आसानी से भोजन उपलब्ध हो सके। निलंबक या सस्पेंसर है उसकी ये भ्रूणीय सिरे की तरफ की कोशिका, ये वाली सेल जो है, ये सेल अधस्फीतिका या हाइपोफाइसिस कहलाती है। किस काम आती है ये, अधस्फीतिका विभाजित होकर मूलांकुर शिखाग्र या रेडिकल एपेक्स का निर्माण करती है। अब देखिए भ्रूण कुछ ऐसा हो जाएगा। अब क्या होगा कि जो पहले वाले विभाजन है ना, चतुष्टांश भ्रूण या क्वाड्रेंट एम्ब्रियो था, ये क्वाड्रेंट एम्ब्रियो था, इसमें पहले वाले विभाजन के समकोण पर उदग्र विभाजन होता है। ठीक है, ये 4 डिवीजन हो गए। अब इसके समकोण पर जो है पूर्ववत विभाजन के समकोण पर उदग्र विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप 8 कोशिकीय भ्रूण या ऑक्टेंट एम्ब्रियो या अष्टांश भ्रूण बन जाता है। अब अष्टांश भ्रूण में क्या है, 2 लेयर बन गई। ठीक है, एक लेयर ये वाली और एक लेयर ये वाली। ठीक है, तो अष्टांश भ्रूण में 4 कोशिकाएं 2 सोपानों में व्यवस्थित होती है। 4 कौन सी 1 2 3 एंड 4, यानी कि 2 तो ये हो गई, ये वाली और ये वाली, और 2 इसके पीछे। ये 4 सेल की एक लेयर है। ठीक है, ये एक लेयर है और 1 2 और 2 इसके पीछे वाली, ये 4 सेल की एक लेयर है। तो 2 अर्धांश बन गए या 2 सोपान हो गए या 2 लेयर बन गई। तो ऊपरी अर्धांश की 4 सेल्स जो है वो कोटिलिडन बनाती है और उसी के साथ साथ वो प्लूमूल भी बनाती है। यानी कि क्या करती है ये बनाती है बीज पत्र और प्रांकुर का निर्माण करती है और निचले सोपान की कोशिकाएं मिलकर बीज पत्राधार और मूलांकुर बनाती है, यानी कि हाइपोकोटाइल और रेडिकल बनाती है। ठीक है, और अधस्फीतिका तो है जो रेडिकल एपेक्स का निर्माण करती है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, क्वाड्रेंट एम्ब्रियो में पहले वाले विभाजन के समकोण पर कौन से विभाजन होते हैं, एक उदग्र विभाजन होता है जिससे 8 कोशिकीय भ्रूण का निर्माण होता है जिसके 4 सेल है 1 2 3 एंड 4। 4 सेल की एक लेयर बन गई और 1 2 3 एंड 4 4 सेल की एक लेयर बन गई। तो ऊपरी अर्धांश की 4 कोशिकाएं मिलकर कोटिलिडन और
प्लूमूल का निर्माण करती है, यानी कि बीज पत्र और प्रांकुर का निर्माण करती है। और ये निचली लेयर है 1, 2, 3 एंड 4। इसकी कोशिकाएं जो है निचले अर्धांश की 4 कोशिकाएं, 4 ये रही और 4 ये रही, ये 4 कोशिकाएं मिलकर हाइपोकोटाइल और रेडिकल बनाती है, यानी कि बीज पत्राधार और मूलांकुर का निर्माण करती है। तो ये ऑक्टेंट एम्ब्रियो हो गया, ये इसका निलंबक है, ये हाइपोफाइसिस या अधस्फीतिका है और ये वेजाइकुलर सेल है। अब इसमें क्या होगा, कैसे विभाजन होगा? अब जो विभाजन होगा उससे ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो का निर्माण हो जाएगा। तो अष्टांश भ्रूण या ऑक्टेंट एम्ब्रियो की 8 कोशिकाओं में परिणत विभाजन होता है, पेरिक्लाइनल डिवीजन। ये जो 8 सेल थी उसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ, जिसके फलस्वरूप 8 कोशिकाओं की 3 परतों का निर्माण हो गया। ये 3 लेयर्स बन गई है बच्चों। ये 1, इसको बाहर से देखते हैं, 1 ब्लैक पेन ले लें, ये ब्लैक पेन ले लिया, ये 1, ये 2 और ये 3, ये 3 लेयर का निर्माण हो जाता है। तो सबसे बाहरी जो परत है वो बाह्य त्वचा जन कहलाती है या डर्मेटोजन। ये सबसे बाहर की परत है, ये वाली, ये डर्मेटोजन या बाह्य त्वचा जन कहलाती है, जो अनेक अपनत्व विभाजन द्वारा भ्रूण की बाह्य त्वचा बनाती है। ये खूब सारे डिवीजन होंगे और भ्रूण की बनाएगी बाह्य त्वचा। ठीक है। बीच वाली परत जो है वो पेरिब्लेम कहलाती है। बीच वाली परत क्या कहलाती है? पेरिब्लेम। और ये भरण ऊतक का निर्माण करती है, यानी कि ग्राउंड टिश्यू का निर्माण करती है। और आंतरिक परत जो है ये वाली, ये आंतरिक परत है जो कि प्लीरोम कहलाती है। ये आंतरिक परत है, ये विभाजित होकर संवहन ऊतक व संवहनेदा का निर्माण करती है, यानी कि स्टील बनाती है। ठीक है। तो बच्चों हमने देखा ऑक्टेंट एम्ब्रियो था, उसकी 8 सेल्स थी, उन सेल में पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ और पेरिक्लाइनल डिवीजन होने के फलस्वरूप क्या होता है कि 8 कोशिकाओं की 3 परतें बन जाती हैं और ये 3 लेयर बन गई 8 कोशिकाओं की। और सबसे बाहर की लेयर, मिडिल लेयर और इनर लेयर, ये वाली। ठीक है। तो बाहर की परत बाह्य त्वचाजन कहलाती है और बाह्य त्वचाजन में अनेक अपनत्व विभाजन होते हैं, जिसके फलस्वरूप बाह्य त्वचा का निर्माण होता है। ये बाह्य त्वचा बन गई, ये सबसे बाहर की लेयर हो गई और इसमें विभाजन हुआ, बाह्य त्वचा का निर्माण हो गया। मिडिल लेयर ये रही, ये पेरिब्लेम कहलाती है और इसमें विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप भ्रूण ऊतक बनता है। सबसे अंदर वाली परत ये रही जो कि प्लीरोम कहलाती है और ये अंदर वाली परत है, ये प्लीरोम कहलाती है और विभाजित होकर समनेदा व समन ऊतक का निर्माण करती है। तो इस तरह से हमारा ग्लोबुलर एम्ब्रियो बन जाता है। ये सस्पेंसर है, ये वेजाइकुलर सेल है और ये वाला पोर्शन जो है ये अधस्फीतिका है। ठीक है। आगे चलते हैं। अब जो ग्लोबुलर एम्ब्रियो है उसमें सभी दिशा में विभाजन होता है, जिससे भ्रूण हृदयाकार हो जाता है। ये एम्ब्रियो, ये दिखाई दे रहा है, ये एम्ब्रियो हार्ट शेप हो जाता है। ठीक है। सब दिशाओं में इसमें डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, तो भ्रूण हृदयाकार हो जाता है। अब इसके दोनों सिरे 1 और 2, ये दोनों जो पोर्शंस है, ये दोनों सिरे हैं, ये आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। ठीक है। ये आगे की ओर बढ़ने लगते हैं, इसमें तेजी से विभाजन हो जाता है, तो ये मिलके ये कोटलेडन का बीज पत्रों का निर्माण करते हैं। ठीक है। इससे 2 बीज पत्रों का निर्माण हो जाता है। इनके बीच जो आधारीय भाग होगा यहाँ पे, वहां पे मूलांकुर स्थित होता है। तो बच्चों ग्लोबुलर एम्ब्रियो से अब हमारा भ्रूण हृदयाकार हो गया है, हार्ट शेप हो गया है, क्योंकि इसमें सभी दिशाओं में विभाजन होने लगे। भ्रूण के दोनों सिरे आगे बढ़ने से विभाजन और तेजी से होता है, आगे बढ़ते हैं ये और ये आगे बढ़कर बीज पत्रों का निर्माण करते हैं, तो 2 कोटलेडन बन जाते हैं। इनके बीच आधारीय भाग पर मूलांकुर स्थित होता है। अब क्या होगा? अब भ्रूण, हमारा भ्रूण, ये द्विबीजपत्री भ्रूण जो है
ये मैच्योर हो जाता है, ये परिपक्व हो जाता है। और परिपक्व भ्रूण जो है उसमें होते हैं 2 बीजपत्र और एक भ्रूणीय अक्ष होता है। भ्रूण अक्ष का बीजपत्र के स्तर के ऊपर का भाग बीजपत्रोपरिक कहलाता है और नीचे का भाग हाइपोकोटाइल कहलाता है। तो हम भ्रूण को देखते हैं। ये भ्रूण है, ये एक डाइकोट एम्ब्रियो है, डाइकोट सीड का एम्ब्रियो है ये। और इसमें क्या होता है, ये 2 कोटालिडन है, 1 एंड 2, 2 कोटालिडन हो गए। ये भ्रूण अक्ष हो गया ये वाला। और भ्रूण अक्ष का बीज पत्रों के स्तर के ऊपर का भाग एपिकोटाइल, ये भाग एपिकोटाइल कहलाता है। ये प्लूमुल है, ठीक है, यहाँ पे प्लूमुल स्थित होता है, इसे बोलते हैं प्रांकुर। और प्लूमुल क्या बनाता है, शूट सिस्टम, शूट सिस्टम या प्ररोह तंत्र का निर्माण करता है। प्लूमुल होता है प्रांकुर, प्रांकुर जो है प्ररोह तंत्र का यानी कि तने का निर्माण करता है। और मूलांकुर होता है रेडिकल, ये जड़ का, मूल तंत्र का या रूट सिस्टम का निर्माण करता है। यानी कि मूलांकुर जो है, रेडिकल जो है, वो रूट सिस्टम का निर्माण करता है। अब भ्रूण प्रोसेस में पूरा काम में आ गया जब अंकुरण के समय तक। तो अब इसमें बनते बीज पत्र। ये बीज पत्रों में भोजन संचित होता है जो अंकुरण के समय नवोद्भिद को भोजन देता है। तो बच्चों हमने देखा कि परिपक्व भ्रूण है, इसमें ये 2 बीज पत्र होते हैं, 1 एंड 2। और भ्रूणीय अक्ष होता है। भ्रूणीय अक्ष में भ्रूणीय अक्ष का बीज पत्रों के स्तर से ऊपर का भाग एपिकोटाइल, नीचे का भाग हाइपोकोटाइल। और यहाँ पे प्लूमुल स्थित होता है यानी कि प्रांकुर। और रेडिकल स्थित होता है नीचे मूलांकुर, रेडिकल के ऊपर रूट कैप स्थित होता है। तो ये था डाइकोट एम्ब्रियो। एक बार फिर से इसका डायग्राम देख लेते हैं, इसमें और भी अच्छे से समझ में आएगा कि ये है 2 कोटिलिडन, 1 एंड ये 1 एंड ये 2, 2 कोटिलिडन्स थे, 2 बीज पत्र थे। ये भाग कहलाता है एपिकोटाइल, ठीक है, और ये भाग कहलाता है नीचे वाला भाग हाइपोकोटाइल। दोनों बीज पत्रों के मध्य प्रांकुर यानी कि प्लूमूल स्थित होता है, ये है प्रांकुर। प्रांकुर आगे विभाजित होकर प्ररोह तंत्र या शूट सिस्टम का निर्माण करता है। और ये भाग है मूलांकुर जो कि रेडिकल है, और रेडिकल है वो रूट सिस्टम या जड़ मूल तंत्र का निर्माण करता है। मूलांकुर के ऊपर रूट कैप स्थित होता है। तो ये द्विबीजपत्री भ्रूण है। अब एक बार फिर से जो भी पढ़ा हमने उसको समराइज कर लेते हैं बच्चों, फिर से रिकॉल कर लेते हैं। ये युग्मनज है। युग्मनज में पहला विभाजन अनुप्रस्थ होता है जिसके फलस्वरूप एक छोटी भ्रूणीय कोशिका और एक बड़ी आधारीय कोशिका का निर्माण हो जाता है। आधारीय कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन होता है और ये भ्रूणीय कोशिका है। ये हाइपोफाइसिस है। तो ये सबसे नीचे वाली कोशिका जो होती है आधारीय कोशिका की, ये पुटिका कोशिका या होस्टोरियल सेल भी बनाती है, वेजाइकल सेल बनाती है ये। और ये है भ्रूण की अलग अलग अवस्थाएं। तो ये जो ई होता है ये है ग्लोबुलर एम्ब्रियो, और ग्लोबुलर एम्ब्रियो में तीनों लेयर क्लियर दिखाई दे रही है, 1 2 एंड 3, ठीक है, ये तीसरी लेयर है। सबसे बाहर की लेयर कहलाती है डर्मिटोजन, बाह्य त्वचाजन। और मिडिल लेयर कहलाती है पेरिब्लेम, और अंदर की लेयर प्लीरोम कहलाती है। तो बाह्य त्वचाजन जो है वो बाह्य त्वचा का निर्माण करती है। मध्य जो पेरिब्लेम है वो ग्राउंड टिश्यू भरण ऊतक बनाती है, और अंदर वाली प्लीरोम जो है प्रोकैम्बियम बनाती है। इसके बाद भ्रूण है वो हृदयाकार हो जाता है, इसमें सभी दिशाओं में विभाजन होते हैं। अब ये पार्ट जो है इसका आगे की ओर बढ़ेगा। इस तरह से इसमें बीज पत्रों का निर्माण हो जाता है। इनके मध्य में प्लूमूल स्थित होता है, और एक टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो ऐसा दिखाई देता है जिसमें 2 कोटिलिडन हैं, बीच में प्लूमूल है, ये एपिकोटाइल, ये हाइपोकोटाइल, ये रेडिकल यानी कि मूलांकुर, और ये है रूट कैप। तो बच्चों आज जो जो भी हमने इस क्लास में पढ़ा है, आशा है कि आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही।
और फिर से मिलेंगे नई क्लास के साथ। तो बच्चों, आज का सेशन यहीं एंड होता है। वी विल बी बैक सून। आगे फिर मिलेंगे बच्चों। तब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय।